हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया और देन फीचर्स किए एंड आज हम करेंगे इस सेशन में मर्गनथाउस रियलिस्टिक अप्रोच। मर्गनथाउ ने कैसे अपनी 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिससे वो रियलिस्ट अप्रोच डिफाइन करते हैं। जो हमारे रियलिस्ट अप्रोच है जिस सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है एंड इसको पॉपुलर करने वाले कौन थे? जो सर मॉर्गनथाउ थे। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है क्योंकि मॉर्गनथाउ ने ही रियलिस्टिक अप्रोच की सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी फर्स्ट टाइम की थी। उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में रियलिस्टिक अप्रोच को डिफाइन किया है। इसका फर्स्ट एडिशन 1948 में आता है एंड जो 6 प्रिंसिपल्स ने वो इनके सेकंड एडिशन में आते हैं। हम ये कहते हैं मॉर्गनथाउ ने जो रियलिस्टिक अप्रोच है उनकी 6 प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है जिससे हम ह्यूमन नेचर, रियल व्यू, पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर हम किसको फुलफिल करना चाहते हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कैसे डिटर्मिन होती है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी से ही डिटर्मिन होते हैं। जी रियल व्यू मॉर्गनथाउ ने एक्सप्लेन किया है। इससे पहले हम आइडियलिस्ट व्यू को मानते थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में टोटली खत्म हो जाते हैं। आइडियाज के व्यू, आइडियाज के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी वो खत्म नहीं हो पाई। तो इन्होंने एक्चुअल में रियल व्यू दिया कि हाँ जो वर्ल्ड वॉर हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके लिए उन्होंने रियल टच ऑफ ह्यूमन नेचर दिया क्योंकि ह्यूमन नेचर पावर सीकिंग होता है, वो पावर को अटेन करना चाहता है, वो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी सुपरमेसी, अपनी डोमिनेंस के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए वो अपने आप को डोमिनेट शो करना चाहता है। इंटरनेशनल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट इसी का ही रिजल्ट होता है। तो जो मॉर्गनथाउ है इन्होंने इस पॉइंट को अपने व्यू में, अपने प्रिंसिपल में डिफाइन किया है। तो इनके लाइफ टाइम में जो पॉलिटिक्स अमंग नेशन है इनके 5 एडिशंस आए और उसके बाद 2 एडिशंस और आ गए। एंड इन्होंने जो 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं पॉलिटिकल रियलिज्म के वो क्या है? इनमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर। ये क्या कह रहे हैं? जो पॉलिटिकल थ्योरी है किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव लॉस। ऑब्जेक्टिव लॉस क्या होते हैं? जिसमें एक ह्यूमन है, ह्यूमन रह रहा है, ह्यूमन का कंडक्ट कैसा है, ह्यूमन वो बिहेव क्यों कर रहा है, वो सोसाइटी में रह रहा है, वो सोसाइटी में क्यों रह रहा है, ऐसे कौन से लॉ हैं जो उसके सोशल लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन की सोशल नेचर को हम ऑब्जेक्टिव लॉस कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर के ऑब्जेक्टिव लॉ उसकी सोसाइटी में रहने को रेगुलेट नहीं करते, उसकी यही नेचर है जिस नेचर से पॉलिटिकल रिलेशंस भी बनते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी रिलेशंस होते हैं वो ह्यूमन की ऑब्जेक्टिव लॉस के अकॉर्डिंग होते हैं, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। उन्होंने क्या डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू मॉर्गनथाउ ही सेड पॉलिटिक्स लाइक सोसाइटी। पॉलिटिक्स क्या है? लाइक सोसाइटी इन जनरल इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉस दैट हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। इट मींस क्या है? उन्होंने बहुत कुछ डिफाइन कर दिया इस लाइन में। ही सेड पॉलिटिक्स भी जैसे सोसाइटी गवर्न होती है, जैसे हम ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर सोसाइटी में रहता है, उसको रेगुलेट करता है, पॉलिटिक्स भी वैसी ही है, पॉलिटिक्स सोसाइटी की तरह ही है। जी किसके द्वारा गवर्न की जाती है? बाय द ऑब्जेक्टिव लॉस। ऑब्जेक्टिव लॉ कौन से? जिसके रूट्स कहाँ में है? इन ह्यूमन नेचर। मैं कौन से लॉ मानूंगी? ये मेरे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसी लॉ को अच्छा मान रही हूँ या नहीं मान रही। जो मुझे कहा जा रहा है मैं एज सच उसकी पालना कर रही हूँ या नहीं करी, या फिर मैं रेगुलेशनरी हूँ, मैं किस नेचर की हूँ, मैं कौन से लॉ को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, कौन से नहीं करना चाहती, दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन माई नेचर। तो यही बात मॉर्गनथाउ ने कही है, उन्होंने भी यही कहा है पॉलिटिक्स भी सोसाइटी की तरह है, जैसे सोसाइटी को ह्यूमन नेचर गवर्न करती है, लाइक दिस पॉलिटिक्स को भी
ह्यूमन नेचर ही गवर्न करती है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते पॉलिटिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट है एंड सोसाइटी डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों को गवर्न ह्यूमन नेचर कर रही है। इसीलिए वो कहते हैं हमको ह्यूमन नेचर की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर कैसी है, वो पावर के लिए काम करती है, वो पावर को अटेन करना चाहती है एंड इसी के लिए स्ट्रगल करती है, जिन रियल व्यू है। दैट्स व्हाई वी सेड मर्गनथाउ इज रियलिस्ट। वो रियलिस्ट इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्चुअल फैक्ट्स हमारे सामने लेकर आए हैं। वो कहते थे कि अगर ह्यूमन नेचर की स्टडी नहीं करेंगे उसके बिना हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन की अच्छी सी स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसकी सिस्टेमेटिक एंड अच्छी सी स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए ह्यूमन नेचर के ऑब्जेक्टिव लॉस है, पहले हमको इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव लॉज वो अकेले ही सफिशिएंट हैं दैट कैन लीड अस टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए अगर हम अकेले ऑब्जेक्टिव लॉस को भी समझ ले तो हमको समझ आ जाएगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। उन्होंने कहा हमको फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन की स्टडी करनी चाहिए, तभी जाकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है वो फेयरली कांस्टेंट होता है, बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। मेरा बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज नहीं होगा। इसीलिए वो कहते हैं अगर हम चाहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिलेशन की स्टडी करना तो हमको एनालाइज करना होगा कि हम ह्यूमन नेचर क्या है, उसकी स्टडी कैसे करें, वो कैसे एक्ट करते हैं, उसके एक्शंस क्या है। He said एनालाइज मस्ट बी एम्पिरिकल एंड लॉजिकल। जो हम एनालाइज कर रहे हैं ह्यूमन नेचर का वो एम्पिरिकल ट्रू भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, उसकी ड्यूल टेस्टिंग भी होनी चाहिए, तब जाकर हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। अगर हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे तब जाकर हम रैशनल पॉलिसीज हैं वो फॉर्मुलेट कर सकेंगे, उनको इवैल्यूएट कर सकेंगे, तब जाकर पॉलिटिक्स की हमारे पास ट्रू थ्योरी, सही थ्योरी आएगी। इसके लिए वो कहते हैं पहले तो हमको ह्यूमन नेचर की स्टडी करनी चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिव लॉ को समझना चाहिए, तब जाकर सिस्टेमेटिक स्टडी के बाद हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी सी रैशनल थ्योरी बना सकते हैं। एंड उनका सेकंड प्रिंसिपल क्या है? ही सेड नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्योंकि हर एक नेशन क्या करना चाहते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करना चाहते हैं, उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट किस टर्म में डिफाइन किए जाते हैं? इन टर्म्स ऑफ पावर, क्योंकि ह्यूमन पावर को अटेन करना चाहता है, पावर के लिए तो स्ट्रगल कर रहा है। यही बात उन्होंने अपने सेकंड प्रिंसिपल में कही है। उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट कैन बी सिक्योर्ड ओनली थ्रू यूज ऑफ नेशनल पावर। अगर हम नेशनल पावर को अटेन करेंगे, उसको यूज करेंगे, तभी हमारे नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर होंगे। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? हम रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं एंड अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर करना है तो पहले आपको पावरफुल बनना होगा। जो नेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा पावरफुल होगी, वही तो क्या कर सकती है, नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रमोट कर सकती है। इसीलिए कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट किसमें डिफाइन किए जा सकते हैं? ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ पावर। इसीलिए वो कहते हैं जब भी हम अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, हमारी पावर होती है। पावर के लिए ही हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी पावर इंपॉर्टेंस है एंड पावर ही हमारा सेंट्रल फोकस है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एंड सेकंड वन वो क्या कह रहे हैं? लेस इंपॉर्टेंस टू मोटिव्स ऑफ नेशनल लीडर्स। ये नहीं है कि नेशनल लीडर्स की जो मोटिव्स हैं हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं। जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमारे नेशनल लीडर्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। हमारे लिए देश सबसे ज्यादा सुप्रीम है, ना कि देश को चलाने वाले लीडर महान है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी एक लीडर कोई भी बात कहेगा उसकी बात
किस लिए सही होगी, हम उसकी बात को कैसे मानेंगे अगर उससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कई बार गुड मोटिव्स होती हैं, गुड मोटिव की वजह से भी हम बैड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो मोटिव, लीडर का मोटिव मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। तो लीडर के मोटिव हो सकता है अच्छे हो, लेकिन अच्छा लीडर भी बैड पॉलिसीज बना सकता है। जो हम कहते हैं, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में नेविल चैम्बरलेन के जो गुड मोटिव थे उनकी वजह से क्या होगी, सेकंड वर्ल्ड वॉर होगी। इसीलिए हम चाहते हैं हम मोटिव किसके देखें, देश के, ना कि लीडर के। उसी तरह जो पॉलिसीज थी सर विंस्टन चर्चिल की, उनकी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड थी, जिस वजह से वो सक्सेसफुल रहते हैं। जे यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई। एंड थर्ड वन इज लेस इंपॉर्टेंस टू इडियोलॉजी। वो कहते हैं इडियोलॉजी की नेशनल इंटरेस्ट के आगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हम कहते हैं जब कोल्ड वॉर हो रही थी रशिया एंड यूएसए में, वो इडियोलॉजी का डिफरेंस था। एक्चुअल में वो इडियोलॉजी डिफरेंस नहीं था, वो क्या था, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करने की पावर थी। इन नेशनल इंटरेस्ट अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए स्ट्रगल थी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के आगे इडियोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेस इंपॉर्टेंस टू इडियोलॉजी, क्योंकि क्लैशेस बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड यूएसए ये चीज प्रूव करते हैं कि जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, उस टाइम इडियोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। एंड नेक्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर्स आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर। ये दोनों ही हमारे गवर्निंग फोर्सेस हैं जिससे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेट करते हैं। जब एक नेशन अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके नेशनल इंटरेस्ट एंड उसकी नेशनल पावर ही सबसे बड़ा डिटर्मिनेट होती है, जिस वजह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारी आज की प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसीज हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड एक्चुअल फैक्ट्स, ना कि इडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो फॉरेन पॉलिसी भी कैसी होती हैं, जो हमारे देश की पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, हमारे देश के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिफाइन की जाती हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ सेकंड प्रिंसिपल इज फुल सपोर्ट ऑफ रैशनल फॉरेन पॉलिसी। मॉर्गन थाउजे कहते हैं हमको रैशनल फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए। जो रैशनल पॉलिसी होती है हम उसमें नॉर्मेटिव वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी को इवेल्युएट करते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो भी मोरल वैल्यूज है हम उसको एज सच ही अप्लाई करते। इसीलिए हमको रैशनल पॉलिसी बनानी चाहिए जिस वजह से हमारे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा प्रमोट हो। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन थाउ, पॉलिटिकल रियलिज्म इट कंटेन्स नॉट ओनली थ्योरेटिकल बट आल्सो अ नॉर्मेटिव एलिमेंट। हम नॉर्मेटिव एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम कहते हैं अगर जी हमारे नॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे तब जाकर हमारे पास रैशनल फॉरेन पॉलिसी बनेगी। रैशनल फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जिसमें हमारे रिस्क हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं एंड हमारे बेनिफिट मैक्सिमम हो सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी वो ही रैशनलाइज होती है जिसमें मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाऊं। अगर मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाऊंगी वो क्या होगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मॉर्गन थाउ का प्रिंसिपल कहता है कि हर एक नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही फॉरेन पॉलिसी बनाता है। उसके नेशनल इंटरेस्ट ही है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने पावर को अटेन करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हर एक एक्शन करता है। तो ये थी फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मॉर्गन थाउ। जो हमारे नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।